चैप्टर 9 रिजोल्यूट जहाज तेजी से केप ऑफ गुड होप की ओर बढ़ रहा था। मौसम अच्छा था, हालांकि समुद्र में लहरें तेज थीं। लंदन से प्रस्थान के 27 दिन बाद 30 मार्च को टेबल माउंटेन क्षितिज पर दिखाई दिया। पहाड़ियों के एक अखाड़े के तल पर स्थित केप सिटी को जहाज के शीशों से पहचाना जा सकता था और जल्द ही रिजोल्यूट ने बंदरगाह में लंगर डाल दिया। लेकिन कप्तान केवल अपने कोयला बनकरों को भरने के लिए वहां रुका था और यह केवल एक दिन का काम था। अगले दिन वह दक्षिण की ओर चला गया ताकि अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु को दोगुना कर सके और मोजाम्बिक चैनल में प्रवेश कर सके। ये जो कि पहली समुद्री यात्रा नहीं थी, इसलिए उसके लिए वह जल्द ही जहाज पर अपने घर जैसा महसूस करने लगा। हर कोई उसकी स्पष्टवादिता और अच्छे स्वभाव के कारण उसे पसंद करता था। उसके मालिक की प्रसिद्धि का एक बड़ा हिस्सा उस पर प्रतिबिंबित था। उसे एक दैवज्ञ के रूप में सुना गया और उसने अगले से अधिक गलतियां नहीं की। इसलिए जबकि डॉक्टर अधिकारियों के मेस में व्याख्यान देने का अपना वर्णनात्मक पाठ्यक्रम पूरा कर रहे थे, जो फोरकास्टल पर सर्वोच्च स्थान पर थे, अपने स्वयं के विशिष्ट तरीके से भाषण दे रहे थे और अपने अनुकूल इतिहास बना रहे थे, वैसे कार्यप्रणाली की यह एक ऐसी शैली है जिसका पालन सभी युगों और देशों के महानतम इतिहासकारों द्वारा किया जाता है। बातचीत का विषय स्वाभाविक रूप से हवाई यात्रा था। विद्रोही आत्माओं को इस पर विश्वास दिलाने में जो को कुछ परेशानी हुई थी, लेकिन एक बार उनके द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद जो के भाषणों से प्रेरित नाविकों की कल्पनाओं के लिए इससे जुड़ी कोई भी बात असंभव नहीं रह गई। हमारे शानदार कथावाचक ने अपने श्रोताओं को यह विश्वास दिलाया कि इस यात्रा के बाद कई और भी अद्भुत यात्राएं की जाएंगी। वास्तव में यह अलौकिक अभियानों की एक लंबी श्रृंखला की पहली यात्रा थी। देखिए मेरे मित्रों, जब किसी व्यक्ति को इस तरह की यात्रा का अनुभव हो जाता है तो उसके बाद वह किसी अन्य के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। इसलिए हमारे अगले अभियान पर एक तरफ जाने के बजाय हम सीधे आगे बढ़ेंगे और हर समय ऊपर की ओर भी बढ़ते रहेंगे। हंस, तब तो तुम चांद पर जाओगे, भीड़ में से एक ने आश्चर्य से देखते हुए कहा। चांद पर? जो ने कहा। चांद पर? छी, ये तो बहुत आम बात है। हर कोई इस तरह चांद पर जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पानी नहीं है और आपको अपने साथ बहुत सारा पानी ले जाना होगा। फिर आपको सांस लेने के लिए बोतलों में हवा भरकर ले जाना होगा। अरे अरे, ये तो ठीक है, लेकिन क्या कोई आदमी वहाँ असली चीज की एक बूंद भी पा सकता है? एक नाविक ने कहा जिसे उसकी ताड़ी पसंद थी। एक बूंद भी नहीं, जो का जवाब था। नहीं बूढ़े दोस्त, चांद में नहीं, लेकिन हम वहाँ ऊपर उन छोटे टिमटिमाते सितारों के बीच उछल कूद करने जा रहे हैं। सितारे और शानदार ग्रह जिनके बारे में मेरे बूढ़े आदमी अक्सर बात करते हैं। उदाहरण के लिए हम शनि से शुरू करेंगे। वह अंगूठी वाला नाविक ने पूछा। हाँ, शादी की अंगूठी, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी पत्नी का क्या हुआ। क्या तुम इतनी ऊंचाई तक जाओगे? जहाज के एक लड़के ने आश्चर्य से मुंह फाड़कर कहा। क्यों, तुम्हारा मालिक खुद और निकी होगा? ओह नहीं, वो इसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शनि के बाद फिर क्या? उनके अधीर श्रोताओं का अगला प्रश्न था। शनि के बाद? खैर, हम बृहस्पति ग्रह पर जाएंगे। ये भी एक अजीब जगह है जहाँ दिन सिर्फ 9.5 घंटे लंबे होते हैं। आलसी लोगों के लिए अच्छी बात है। और साल, क्या आप यकीन करेंगे हमारे 12 साल तक चलते हैं, जो उन लोगों के लिए ठीक है जिनके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं। इससे वे थोड़े ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। 12 साल, लड़के ने कहा। हाँ मेरे नौजवान, तो उस देश में तुम अभी भी अपनी माँ के पीछे टहल रहे होते और वह बूढ़ा आदमी जो लगभग 50 साल का दिखता है केवल 4.5 साल का होता। धधक रहा है। ये बहुत बढ़िया है, पूरा फोरकास्टल एक साथ चिल्लाया। गंभीर सत्य, जो ने दृढ़तापूर्वक कहा। लेकिन आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब लोग इस दुनिया में रहेंगे तो वे कुछ नहीं सीखेंगे और भालुओं की तरह अज्ञानी बने रहेंगे। लेकिन बस बृहस्पति पर आएं और आप देखेंगे। लेकिन उन्हें वहां ऊपर देखना होगा, क्योंकि उसके पास ऐसे उपग्रह हैं जिन्हें पार करना आसान नहीं है।
सभी लोग हंसे, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा ने उस पर यकीन कर लिया। फिर उसने नेपच्यून के बारे में बात करना शुरू किया, जहां समुद्री यात्रियों का स्वागत खुशी से किया जाता है, और मंगल के बारे में, जहां सेना को फुटपाथ पर इस हद तक सबसे ज्यादा फायदा मिलता है कि लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अंत में उसने शुक्र के आनंद की एक स्वर्गीय तस्वीर उनके लिए बनाई। और जब हम उस अभियान से वापस आएंगे, अथक कथावाचक ने कहा, वे हमें दक्षिणी क्रॉस से सजाएंगे जो सृष्टिकर्ता के बटन होल में चमकता है। हाँ, और तुमने इसे अच्छी तरह से अर्जित किया है, नाविकों ने कहा। इस प्रकार जहाज की छत पर बैठकर आनंदपूर्ण बातचीत में लंबी शामें बीतती रहीं और इसी दौरान डॉक्टर अपने शिक्षाप्रद प्रवचन भी देते रहे। एक दिन बातचीत गुब्बारों को निर्देशित करने के तरीके पर आ गई और डॉक्टर से इस बारे में उनकी राय पूछी गई। मुझे नहीं लगता, उन्होंने कहा, कि हम उन्हें निर्देशित करने की कोई प्रणाली खोजने में सफल होंगे। मैं उन सभी योजनाओं से परिचित हूँ जिन्हें आजमाया और प्रस्तावित किया गया है, और उनमें से एक भी सफल नहीं हुई है, एक भी व्यावहारिक नहीं है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैंने इस विषय पर अपना दिमाग लगाया है, जो कि अनिवार्य रूप से मेरे लिए बहुत दिलचस्प था, लेकिन मैं अब तक यांत्रिक विज्ञान द्वारा ज्ञात उपकरणों के साथ समस्या को हल करने में सक्षम नहीं हूँ। हमें असाधारण बल की प्रेरक शक्ति और मशीनों की लगभग असंभव हल्कापन की खोज करनी होगी। और तब भी हम किसी भी महत्वपूर्ण ताकत के वायुमंडलीय धाराओं का विरोध नहीं कर सकते। अब तक प्रयास गुब्बारे की तुलना में कार को निर्देशित करने का रहा है, और यह एक बड़ी गलती रही है। फिर भी एक गुब्बारे और एक जहाज के बीच कई समानताएं हैं जो इच्छानुसार निर्देशित होती हैं। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया, दोनों मामलों में बहुत कम या कोई समानता नहीं है। हवा पानी की तुलना में असीम रूप से कम घनी होती है, जिसमें जहाज केवल आधा डूबा होता है, जबकि गुब्बारे का पूरा हिस्सा वायुमंडल में डूबा होता है और अपने आसपास के तत्व के संदर्भ में स्थिर रहता है। तो फिर आपको लगता है कि एरोस्टैटिक विज्ञान ने अपना अंतिम शब्द कह दिया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें मामले में एक और बिंदु देखना चाहिए, और अगर हम अपने गुब्बारे को सही दिशा में नहीं ले जा सकते, तो हमें कम से कम इसे अनुकूल हवाई धाराओं में रखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, वैसे वैसे धाराएं और भी एक समान होती जाती हैं और एक दिशा में और भी लगातार बहती हैं। वे अब पृथ्वी की सतह पर फैले पहाड़ों और घाटियों से परेशान नहीं होते, और आप जानते हैं, ये हवा के उतार चढ़ाव और उनकी ताकत की असमानता का मुख्य कारण है। इसलिए इन क्षेत्रों को एक बार निर्धारित कर दिए जाने के बाद गुब्बारे को केवल उन धाराओं में रखना होगा जो उसके गंतव्य के लिए सबसे अनुकूल हों। लेकिन फिर कैप्टन बेनेट ने आगे कहा, उन तक पहुंचने के लिए आपको लगातार ऊपर या नीचे चढ़ते रहना होगा। यही असली कठिनाई है, डॉक्टर। और क्यों, मेरे प्यारे कप्तान? आइए हम एक दूसरे को समझें। ये केवल लंबी यात्राओं के लिए ही एक कठिनाई और बाधा होगी, छोटी हवाई यात्राओं के लिए नहीं। और ऐसा क्यों, कृपया बताइए? क्योंकि आप केवल गिट्टी बाहर फेंककर ही ऊपर चढ़ सकते हैं, आप गैस छोड़ने के बाद ही नीचे उतर सकते हैं, और इन प्रक्रियाओं से आपकी गिट्टी और आपकी गैस जल्द ही समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे महोदय, यही तो पूरा सवाल है। यही एकमात्र कठिनाई है जिसे विज्ञान को अब दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। समस्या यह नहीं है कि गुब्बारे को कैसे निर्देशित किया जाए, बल्कि यह है कि इसे गैस खर्च किए बिना कैसे ऊपर और नीचे ले जाया जाए, जो इसकी ताकत है, इसका जीवन रक्त है, इसकी आत्मा है, अगर मैं अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। आप सही कह रहे हैं, मेरे प्यारे डॉक्टर, लेकिन यह समस्या अभी तक हल नहीं हुई है, इसका उपाय अभी तक खोजा नहीं गया है। क्षमा करें, इसका पता चल गया है। किसके द्वारा? मेरे द्वारा, आपके द्वारा। आप आसानी से मान सकते हैं कि अन्यथा मुझे गुब्बारे में अफ्रीका भर में इस अभियान का जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। 24 घंटे में मैं बिना गैस के रह जाता। लेकिन आपने इंग्लैंड में इस बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं सार्वजनिक रूप से अपनी जांच नहीं करवाना चाहता था। मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिखा। मैंने अपने प्रारंभिक प्रयोग गुप्त रूप से किए और संतुष्ट था, इसलिए अब मुझे उनसे कुछ और सीखने का कोई अवसर नहीं मिला। अच्छा,
डॉक्टर, क्या ये पूछना उचित होगा कि आपका रहस्य क्या है? ये है, सज्जनों, दुनिया की सबसे सरल चीज। अब उसकी सुनने वाली का ध्यान पूरी तरह से डॉक्टर की ओर था और वह शांतिपूर्वक अपना स्पष्टीकरण दे रहा था।